समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है बढ़ते मोटापे की चिंताएं और रोकथाम के उपाय। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ अगस्तम और आहार विशेषज्ञ माला मनराल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 और दूसरे नंबर 23421050 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। हमारे ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। माला जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि मोटापा ये वास्तव में है क्या? देखिए, मोटापे को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहें कि एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन द बॉडी, जिसको हम अगर कैटेगराइज करें कि अगर आपको बोला जाए कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो कि बताता है कि आपका वजन in kg, which is divided by height in meter square, will give you that body mass index. And if this falls between 23 to 24.9 kg meter square, that means you are overweight. और अगर आपका ये 25 से ज्यादा होता है तो आप ओबीज की कैटेगरी में माने जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना वजन नियंत्रण रखें एंड कीप योर वेट नियर टू आइडियल बॉडी वेट। और डॉक्टर सौरभ, मोटापे की जब बात होती तो लोगों को ये लगता है कि कई सारी बीमारियों का घर हो चुका है। तो वास्तव में किन किन बीमारियों के बढ़ने के कारण बढ़ जाती हैं या समस्याएं बढ़ जाती हैं? अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो हम द हेड, ठीक है, तो जहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रोक के इंसिडेंस बढ़ता है जो मोटापा पेशेंट्स में, और साथ से साथ इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन नाम की बीमारी होती है जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है ब्रेन के अंदर, उसमें ऐसे पेशेंट्स में, ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी होती है, खराटे आते हैं, ओबीस पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं इन बीमारियों के लिए। और अगर हार्ट में देखें तो ये पेशेंट्स में हार्ट की ब्लॉकेजेस के साथ साथ हार्ट फेलियर और हार्ट की गति की प्रॉब्लम्स लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन टाइप बीमारियां बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। तो देखा जाता है कि कॉमन कॉज ऑफ द हार्ट फेलियर इन एल्डरली पेशेंट्स में ओबेसिटी एक कॉमन कॉज में आता है। साथ ही साथ और देखें, ओबीस पेशेंट्स आर मोर प्रोन फॉर कैंसर, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, पूरे बॉडी के मल्टीपल कैंसर्स ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर देख लें, इसोफेजियल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। तो लगभग मान के चलिए ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इस बीच दरभंगा, बिहार से हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, मोहन पासवान। मोहन जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी सर, इकट्ठे प्रणाम जी। महाशया जी, बच्चे लोग बचपन से ही मोटापे का शिकार हो रहे हैं, ऐसा क्यों? मोटापे के दुष्प्रभाव से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है सर जी? जी माला जी। देखिए मोहन जी, ये आपने बहुत सही कहा है कि आजकल बच्चों में मोटापा बहुत देखने को मिला है। उसके कई कारण हो सकते हैं कि उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली जो बहुत आजकल स्क्रीन टाइम, ज़्यादा मोबाइल देखना और बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। उनके खान पान की जो आदतें हैं उसमें काफ़ी बदलाव आया है। उनको बहुत एक्सेस मिल चुकी है कि वो फास्ट फूड ज़्यादा लें बजाय हेल्दी ईटिंग पे ध्यान दें। तो कई कारण हैं बच्चों में जिसमें ये मोटापा देखने को मिलता है। एंड बेसिकली इट्स ड्यू टू दैट फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और कभी कभी हमें हार्मोनल चेंजेस से, हार्मोन्स के कारण, कभी हार्मोन्स का घटना या बढ़ने के कारण भी बच्चों में ओबेसिटी के कारण पाए जाते हैं। माला जी, अभी जो मोटापे की जब हम बात करते हैं तो एक कारण ये भी माना जा सकता है कि आजकल का जो टाइम है, लोग काम के प्रति डिजिटल माध्यम पर ज्यादा आ चुके हैं। फिजिकल एक्टिविटीज तो घट ही रही हैं और डिजिटल हम ज्यादा होते जा रहे हैं।
That is right, because I just told you that there is an increase in screen time. So इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस ले सकते हैं, जिसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज, इनफ स्लीप जो आपकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 to 7 hours of sleep is very important. Eating healthy foods like vegetables and whole grains and cereals rather than going फॉर रिफाइंड फूड्स, मैदे वाली चीजें, प्रोसेस्ड फूड, इन सबको हमें लिमिट करना चाहिए. ज्यादा एक्सेस जो हमारे सॉल्ट वाली चीजें हैं, जैसे एडिड शुगर्स जो हमारे आजकल एरिएटेड ड्रिंक्स मिलते हैं, उनका सेवन कम करना चाहिए. उनके बजाय हमारे पास काफी हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे आप लेमन वाटर ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं. तो बहुत जरूरी है कि आपको एक हेल्दी स्नैक्स की तरफ आपने ध्यान करना है. एनपी सिंह है दिल्ली से हमारे अगले श्रोता. एनपी सिंह जी, सवाल पूछिए आपका. सभी पैनलिस्ट को नमस्कार. I just want that you should listen my question carefully and not close before listening me. I am 59 years old and I have been very active throughout my life. But as after the COVID, I got being sitting at home and not going outside, I got a little bit of fatty liver, maybe because of the side effects of that. And when I go to walk, I get tired. And I just read somewhere that till 60, the metabolism remains the same. But after, taking walk also and other measures also, my fatty liver is not, coming to the position. And my diet is reducing and my stomach is coming out little bit. वेट इनका जान सकते हैं कितना है? एनपी सिंह जी, आपका वेट कितना है? I am 75 kg. And height is? 5.6. Oh, he's overweight. Yeah, please. ठीक है. तो ऐसे जैसे आप बता रहे हैं, कोविड के बाद ओबेसिटी का डेफिनेटली इंसिडेंस बढ़ गया है. देखा लास्ट के 5 साल में 3 से 4% इंक्रीज हो गया है ओबेसिटी पेशेंट्स का, और 50% अडल्ट पॉपुलेशन जो यहाँ पे है अर्बन एरियाज में, वो ओबीस है. पहला आपका क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूँ, क्या फैटी लीवर रिवर्सिबल है? यस, वो रिवर्सिबल है. इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी. आप जैसे कह रहे हैं मैं चलता हूं तो मैं थोड़ा थक जाता हूं, तो आपको धीरे धीरे कंडीशन करते हुए आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है, अपने आपकी जीवन शैली को चेंज करना है. तो ऐसा आप हार मत मानिए. जैसे आप अपने थोड़े आपको रोज मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक करिए, बट कुछ ना कुछ करते रहिए. ऐसा नहीं है रिवर्सिबल है. फैटी लीवर रिवर्सिबल है और लीवर के चेंजेस भी रिवर्सिबल. लीवर की अच्छी प्रॉपर्टी यही है कि लीवर रिवर्सिबल है, और इतना आप इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है. आप थोड़ा सा और एक्टिव रहेंगे तो अच्छा कर लेंगे, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे आप. बिहार चंपारण से आकाश हमारे साथ हैं. आकाश, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर. नमस्कार, प्रश्न पूछिए. सर मेरा प्रश्न है सर कि मोटापन से सर कौन कौन बीमारी हो सकता है सर. एक और चीज है कि सर उससे मोटापन में सर अगर चाल फिर करने से सर इससे कितना फायदा हो सकता है सर? मोटापा से अगर हम देखें तो अगर सिर से पांव तक देखें, बहुत सारी बीमारियां होती हैं. ऐसे मैंने पहले बताया, सिर में सबसे ज्यादा स्ट्रोक बढ़ता है, लगभग होने का रिस्क बढ़ता है. और एक कहते हैं बीमारी होती है इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, जो प्रेशर्स होते हैं ब्रेन के अंदर वो बढ़ जाते हैं. साथ ही साथ हमने देखा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी होती है कि खराटे आते हैं पेशेंट को. उसके कारण और भी बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया खुद ही बहुत सारी बीमारियों का कारण है. फिर हम हार्ट में देख लें तो हार्ट की ब्लॉकेजेस होने का और हार्ट फेलियर, जिसको होते कहते हैं हार्ट फेलियर, प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन. हार्ट काम ठीक कर रहा है, लेकिन अच्छी तरह से पंप ठीक कर रहा है, लेकिन हार्ट स्टिफ हो गया ड्यू टू ओबेसिटी कारण. और दूसरे साथ में हार्ट की गति प्रॉब्लम कहते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं. और मोटापा के कारण आप मान लो कम से कम 100 कैंसर्स होते हैं जो कॉमन कैंसर होते हैं. ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसोफेजियल, कोलोरेक्टल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं. जैसे आपने बताया कि क्या हम एक्टिविटीज करने से फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा. अगर आप रोज एक्टिविटी करेंगे तो आपका खुद ही मोटापा कम हो जाएगा.
माला जी, किस तरह का भोजन आज के टाइम में लोगों को अपनाना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस डाइट खाएं, जिसका मतलब ये है कि जिसमें सारे पोषक तत्व एक निर्धारित मात्रा में हो, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा और विटामिन एंड मिनरल्स एंड प्रचुर मात्रा में उसमें रेशा हो, फाइबर हो। और वो हमें कहाँ से मिलेगा? अगर हम बहुत कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हमें साबुत अनाज, दालें, नट्स और इन चीज़ों का सेवन करें। प्रोटीन हमें मिलेगा दूध से, है ना, या दालों से या फिर नट्स से। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो हम फिश का भी उपयोग कर सकते हैं। और उसी तरह फैट में भी हमें ये देखना है कि हमें ना सिर्फ क्वालिटी देखनी है, हमें क्वांटिटी भी देखनी है। क्वांटिटी इन द सेंस कि हम अगर देखा जाए, अगर हमें कैलोरीज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें नॉट मोर देन 20% फैट शुड कम फ्रॉम दैट कैलोरीज, राइट। और दूसरी बात है कि हमें क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ अच्छे फैट का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे ओमेगा 3 फैट्स जो हमें फ्लैक्सीड से मिलता है, या फिर हम बादाम ले सकते हैं। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें फिश का सेवन करने से भी ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक कैलोरी अपने आहार विशेषज्ञ से कंसल्ट करें, और वो पहले आपका डिफाइन करेंगे कि आपको पूरे दिन भर में आपकी हाइट, वेट के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए। उसके बेस पे वो एक डाइट प्लान करेंगे एंड वो आप एक फॉलो कर सकते हैं। इंदौर से अनिल कंसाली हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका प्रश्न क्या है? सर, हमारा सवाल ये है कि अधिकतर ये देखा जाता है कि 45 से 50 साल की उम्र के बाद आदमी लोगों में शरीर पे मोटापा हावी होता है, भले ही वो खाने पीने में कितना भी परहेज करे और वो गली गली चीजें नहीं खाए, धूम्रपान नहीं करे, तो ये उम्र के हिसाब से होता है या कोई बीमारी होती है? तो क्या इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या? जी, मैं जवाब दूं? अनिल जी, ऐसा आप जैसा कह रहे हैं कि 40 या 50 के बाद मोटापा आ जाता है। अगर आप सही खान पान लें और अपने आप को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, कि जैसे कि हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से बोला गया है कि हम लोग इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रॉन हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक जरूर करनी है। और हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने भी आपको बताया था, एक संतुलित भोजन लें। टाइमिंग्स ऑफ द मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप समय पे निर्धारित टाइम पे खाना खाएं। और एक माइंडफुल ईटिंग जरूर है, जिसमें कि आप खाने के टाइम पे टीवी ना देखें ताकि आप एक्स्ट्रा फैट खाना ना खा पाएं। और इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपका वजन बढ़े। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और ये मुझे लगता है कि ऐसी धाराएं हैं कि एल्डरली जैसे 40-50 साल में आपका वेट कांस्टेंट हो जाता है और वेट बढ़ता है, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी एनर्जी ले रहे हैं और कितनी एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है। बैलेंस आपको मेंटेन रखना। अगर आपका एनर्जी इनटेक कम है तो डेफिनेटली आपका वेट नहीं बढ़ेगा। साथ से साथ आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा। ट्रू। इसमें एक चीज ये देखी जाती है, जैसे कभी कभी होता है कि फैमिली में जो मदर और फादर हैं वो बड़े ही स्लिम ट्रिम होते हैं, लेकिन बच्चों में मोटापा बचपन से ही शुरू हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली आजकल बच्चों का जिस तरह से फास्ट पेस लाइफ है ना, दे डोंट गेट प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंसल देयर पेरेंट्स दैट दे शुड बी इन्वॉल्व इन एनी फिजिकल एक्टिविटी। आप किसी भी तरह की एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करें और उनको रेगुलर मील टाइमिंग्स पे खाना दें। और ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो उनको वो ऑफर कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर मील नहीं लेना चाहते तो उनको हेल्दी स्नैक्स दे सकते हैं। जैसे प्रॉपर रोटी सब्जी ना बच्चे खाएं तो उनको एक रोल आप एक हैंडी रोल दे सकते हैं, सो दैट वो एक बैलेंस भी रहेगा, उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होंगी, प्रोटीन्स थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे एंड स्लीप टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखी जाए तो बच्चों में ये सब कंट्रोल आराम से हो सकता है। तो बेसिकली पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, उनको एक हेल्दी प्लेट दिखानी है कि इस तरह से हेल्दी प्लेट में ज़्यादा सब्जियां हो, अनाज ज़्यादा हो और वसा की मात्रा कम हो और फाइबर ज़्यादा हो। तो इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सिरसा हरियाणा से ओम प्रकाश चावला जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, पूछिए आपका प्रश्न। Well, this is Veerabhadra Jawli from
लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो भी इस तरह के मोटापे की समस्याएं होती हैं, लोगों को बहुत सारी चिंताएं तो होती, लेकिन चाह करके भी कई बार ऐसा वो फंसे होते हैं कामकाज में कि ध्यान नहीं दे पाते, जिम्मेदारियां कहिए कि अगर बहुत बड़ी हुई होती तो फिजिकल रूटीन नहीं हो पाता उनका। तो अगर वो अपने हार्ट की केयर करना चाहें तो किस तरह से सामान्य तरीके से कर सकते हैं? देखो, ऐसे आपने बताया कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि उनको करनी चाहिए, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे लगता है एक्सरसाइज करोगे तो आपको ही फायदा होगा, आपका ही फ्यूचर आउटकम्स अच्छे होंगे, हार्ट अटैक का रिस्क, डायबिटीज, हाइपरटेंशन का रिस्क कम होएगा। सो अगर आप बोलो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ, उसके सिवाय मैं क्या करूँ, तो मैं सिंपल सोल्यूशन में कहता हूँ घर पे आप योगा कर सकते हैं, ताकि घर पे बैठे आप योगा कर सकते हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल है इन रिड्यूसिंग द ओबेसिटी एंड अदर डिजीज। बेंगलोर से हमारे साथ वीरभद्र जी जुड़े हुए हैं। जी, आपका सवाल क्या है? Namaskar, Veerabhadra Jawli from Bangalore. Yes, please ask your thank question. you for the very relevant and useful topic today. And my two questions are: what is the minimum consumption of oil per day so that skin allergy doesn't occur? And what if we are using palm olive oil regularly for every dishes? How Which to monitor oil? safe index of the same? Thank you. Palm oil. Palm oil. Nowadays, palm oil we don't recommend, but as I told you earlier, that you shouldn't be taking more than half a kg oil per person per month. This is the quality, quantity. And as I told you that you can improve that quality of fat by adding that, a good amount of MUFA, which you can get from, that mustard, canola oil. But it should be in combination with polyunsaturated fatty acids, which you will get it from sunflower, safflower or corn oil. So एक optimal ratio के लिए fatty acids के लिए you should have a combination of oil, not just one oil. It's always recommended to use a combination, right? And you can improve the quality of fat by adding omega-3 rich fatty acids like almonds, flax seeds, and if you are a non-vegetarian, you can have fish around 100 to 120 grams per week you can have. So in that case, you can improve that quality of your fat and reduce your, it is a cardioprotective. यशपाल जी हैं दिल्ली से हमारे अगले श्रोता। यशपाल जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। मैडम, मेरा क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सेंट्रल ओबेसिटी। मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर है और वेट 76 केजी था, जो अभी मैंने वॉक और एक्सरसाइज से इट हैज कम डाउन टू 73 केजी। ओके। लेकिन मेरे जो सेंट्रल ओबेसिटी है, वो जो मेजरमेंट है उसमें फर्क नहीं आया है। अच्छा। डाइटिशियन बोलती है कि वो ओवरऑल वेट ही कम होता है, मतलब स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। So are you into any exercise? Are you involved in any physical activity? Are you going? Yes, I do walking and strengthening, muscle strengthening exercise also, open gym. ओके। बालाजी, इसका आप उत्तर देने से पहले मैं एक चीज में और जोड़ना चाहूंगा। ये समस्या बहुत सारे लोगों की होती है, वो ऊपर और नीचे, मतलब पेट का हिस्सा अगर छोड़ दे बाकी सब जगह वो मतलब स्लिम ही दिखते हैं। ऐसा क्या कारण होता है जो यहाँ पर मोटापा देखने को ज्यादा मिलता है? डॉक्टर सौरभ, कुड यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? डेफिनेटली। देखो, पहली बात तो हमें देखना है फैट अकोमुलेशन जो हमारे पेट के क्रॉस है, ये बैड फैट है। ठीक है। इसको जो है और यहाँ से इतने सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं। तो यहाँ पे कारण इसका मल्टीपल देखा गया है कि सबसे अकोमोडेशन कारण होता है हार्मोनल चेंजेस होती हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती हैं। आप जैसे आप देखो प्रेग्नेंट लेडीज में भी देखेंगे सबसे ज़्यादा फैट अकोमोडेशन अराउंड द एब्डोमेन पाया जाता है। तो अब जैसे इनका क्वेश्चन है कि क्यों इनको कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक टाइम के बाद स्टैटिक हो जाता है फैट रिडक्शन। तो इसके लिए फिर आपको डाइट मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम, it take months and take time years for that fat to reduce. Immediately आप कोशिश करते रहिए, डेफिनेटली कम हो जाएगा, बट इमीडिएटली नहीं कम होगा। जैसे हमेशा जब भी फैट लॉस होता है एक्सरसाइज से पहले, आपका सडनली कम होता है, फिर वो स्टैटिक हो जाता है, फिर उसके बहुत दिन के बाद फिर वो वापस कम होना शुरू होता है। इसमें एक अच्छी चीज मुझे ये नजर आई कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अपने फिजिकल हेल्थ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो ज्यादातर लोगों को देनी चाहिए। और इस बीच जगदीश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागलोई दिल्ली से। जगदीश जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी 5 फुट 5 इंच मेरी हाइट है और 47 मेरी एज है। तो अप्रैल 2024 में मेरा वेट 82 था। तो उस दौरान मैंने 6 से 7 किलोमीटर डेली पैदल चलना और एक टाइम खाना और पूरे दिन में एक टाइम खाना और सलाद और दूध या सूप लिया।
तो अब वेट तो मेरा ठीक है, 62 किलो के आसपास है, क्या ये वेट ठीक है? ये हाइट और एज के हिसाब से एक तो ये जानना चाहता हूँ। हाँ जी। और दूसरा, अब ना रोटी खाने की इच्छा भी नहीं करती, अगर खाना भी चाहूँ तो उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट होगी रोटी की, और कोई ऐसी डाइट हो हल्की जिससे रोटी की पूर्ति हो जाए। जोशी जी, आपकी उम्र कितनी है? 47। क्योंकि अब रोटी छोड़ दी ना, शरीर में कुछ वीकनेस, वेट तो कम हो गया लेकिन शरीर में कुछ वीकनेस महसूस हो रही है मुझे। तो जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आजकल हर कोई चाहता है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिले, तो इसीलिए आजकल ये फैट डाइट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रचलन में आ गई हैं, और जिसमें लॉन्ग रन में देखा गया है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसका नतीजा जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत वीकनेस होती है और आपको खाने से एवर्जन हो जाता है। तो वो आपने नहीं करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें बहुत जरूरी है कि आपको कुछ मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग इंडियन में प्रीडोमिनेंटली हमारी वी आर कार्बोहाइड्रेट, वी ईट अराउंड 50 to 60% ऑफ आवर कैलोरीज कम्स फ्रॉम कार्ब्स, है ना। सो वो हमारी बॉडी के संचालन के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह हमें तकरीबन 15 से 20% प्रोटीन लेना भी जरूरी है, उसी तरह 20 से 25% फैट लेना जरूरी है। उसके अलावा हमें फाइबर, रेशा भी जरूरी है। तो आप एक टाइम जो खा रहे हैं, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, आपको जिस तरह मैंने बताया कि मील टाइमिंग्स कम से कम 3 मेजर मील और 3 स्मॉल मील्स लेने बहुत जरूरी है, प्लस उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है ना। डॉक्टर सौरभ, अगर मोटापे की जब हम बात करते हैं तो एक हेल्दी हार्ट को रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कौन सी आदतें जो लोगों में होती हैं उनको छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है? तो जैसे आपने सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछा है मुझे, हेल्दी हार्ट पे हम पूरी रात भर भी डिस्कस करेंगे तब भी खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप में बताता हूँ कि हेल्दी हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज करना। दैट इज आपको यहाँ मॉर्निंग में करिए, इवनिंग में करिए, 45 to 50 मिनट्स आपको हर दिन, और एक हफ्ते में 5 दिन करना है। पर डे कितना वॉक कर सकते हैं? हाँ, पर डे आपको अराउंड 10,000 स्टेप्स, 8,000 मॉडरेशन में 8,000 स्टेप्स आप मान के चलिए, 5 से 6 किलोमीटर आपको रोज का वॉक करना है। साथ साथ आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करनी है, और उसके साथ साथ अगर योगा करते हैं तो उसके और भी बेनिफिट्स हैं इसके हमारे साथ में। हेल्दी हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। लोग कहते हैं नहीं मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, साथ में मैं स्मोकिंग भी कर लेता हूँ, तो जो मैं बिल्कुल भी कहते हैं, बिल्कुल किसी को नहीं रिकमेंड करता कि नहीं ऐसा अच्छी चीज़ें हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग आर बैड फॉर बॉडी, बैड फॉर हार्ट। डॉक्टर माला जी, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया सरकार के द्वारा, इस मूवमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? कितना फायदेमंद है अगर लोग इसको अपना लेते हैं अपनी जिंदगी में? ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और अभी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल में अपना एक फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करने के लिए लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, और इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे हम उनको चाहते हैं, इससे मोटिवेशन भी उनको मिलती है, दे एंजॉय राइडिंग। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। अभिनय जी हैं बिहार से। अभिनय जी, प्रश्न पूछिए आपका। जी नमस्कार मैम, मेरा ये सवाल है मैम, क्या इंस्टेंट वजन कम करने से क्या शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है? हाँ। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैम, क्योंकि कुछ दिन पहले फैटी लीवर से ग्रसित हुआ और 2 महीने के अंतर तकरीबन 15 kg वजन कम किए हैं मैम। अभी वर्तमान में 72 kg वजन है मैम मेरा, और हाइट 5 फीट 7 इंच है। और एक सवाल है मैम, क्या ये जो आजकल बाजार में उपलब्ध होता है वजन कम करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ, या फिर ये सब, क्या ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या फिर इस पर आप क्या कहेंगे? अभिनव जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे कि आपने बताया कि आपको फैटी लीवर था, डॉक्टर सौरभ ने भी बताया कि ये रिवर्सिबल है, ये बहुत अच्छी बात है। फैटी लीवर की स्टेज अगर आपकी 2 या 3 तक भी है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, है ना। तो आपका कौन सा ग्रेड है, इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल क्रैश डाइट पे चले जाएं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। आपको इंस्टेंट रिजल्ट इज नॉट अ सोल्यूशन। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कम वसा वाला खाना लें, और ज़्यादा उसके लिए आपको आपकी हाइट और वेट के हिसाब से, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से एक कैलोरी डिफाइन करनी होती है, जिसके अनुसार आपको खान पान लेना होता है। तो क्रैश डाइट इज नॉट द सोल्यूशन। ये दुष्प्रभाव देता है, शरीर में कमियां हो जाती हैं काफ़ी। तो इसलिए एक बैलेंस डाइट लेना, जिसमें आपका अच्छी मात्रा में फाइबर हो, रेशा हो, गुड प्रोटीन्स एंड कम मात्रा में फैट होना चाहिए।
और मोटापा घटाने वाली जो दवाइयाँ जो मार्केट में हैं, कुछ दवाइयाँ तो सरकार ने बैन की हुई हैं, वो स्टिल भी मार्केट में होती है क्योंकि उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि मोटापा कम कर देंगी, वेट मसल मास आ जाएगा, जो बिल्कुल हम रिकमेंड नहीं करते। जो FDA जो सबसे बड़ी कंपनी है जो रिकमेंड करती है वो मोटापा घटाने वाली दवाइयाँ वो सेफ़ हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जब आप उनको बंद कर दोगे फिर अगेन मोटापा आ जाएगा। तो आपको लाइफ लॉन्ग, आप रेडी हैं कोई मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग लेने के लिए, तब स्टार्ट करिए। जो हम बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेज में जाके हम रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज मोटापा कम करने के लिए अपनी जीवन शैली चेंज करना ही फर्स्ट स्टेप है। डॉक्टर सौरभ, एक चीज मैं आपसे यहाँ पर और पूछना चाहूंगा कि मोटापे को कम करने के लिए रात का खाना किस तरह का होना चाहिए, मतलब कैसे उसे निर्धारित किया जा सकता है? सो बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि रात में कोशिश ये करें कि आप थोड़ा अर्ली डिनर करें, बिकॉज लेट नाइट्स डिनर इज नॉट गुड। सो कोशिश ये करें कि 8 बजे से पहले अपना डिनर करें। और जैसे हम लोग बहुत ये सेइंग है कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग एंड द डिनर शुड बी लाइक अ बेगर। सो बहुत लाइट खाना खाएं एंड आपको सोने से पहले एटलीस्ट 2 या 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए एंड इमीडिएट आप बेड में नहीं जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई से राहुल पटेल हमारे साथ में है। राहुल जी, आपका सवाल क्या है? जी सर, मेरा सवाल ये है, जैसे कि मैं विजुअली चैलेंज हूँ जी, तो जैसे 12 मॉर्निंग वॉक करना, कुछ करना, तो फिर अभी हम विजुअली चैलेंज लोग तो हम तो कहीं जा नहीं सकते, साथ में फिजिकल हैंडीकैप लोग जो है तो वो लोग फिर कैसे अपना मोटापा कम करेंगे, क्योंकि उनको आने चलने में और ये सब दिक्कतें रहती है, और ब्लाइंड पर्सन किसी के सहारे पे बाहर जाके वॉक करेगा। राहुल जी, आप जैसे अपनी कैलोरी काउंट में कंट्रोल, डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, आप हेल्दी अगर बैलेंस डाइट लेंगे अकॉर्डिंग टू योर वेट, इफ़ यू नो अगर आप उस हिसाब से खाना खाएंगे जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो और फैट्स कम हो, प्रोटीन थोड़ा अच्छी मात्रा में हो, तो आपका कंट्रोल रह सकता है। प्लस जिस तरह से आप कह रहे वॉक नहीं कर सकते, तो आप जैसे डॉक्टर सौरभ ने बोला, आप योगा, आसनास और उनसे भी काफ़ी वजन कर सकते, अनुलोम विलोम और ये सारे आसन जो है जिसमें आपके वजन कम करने में भी सहायक। डेफिनेटली राहुल जी, आप इस पे योगा पे थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको अपने आप में चेंज महसूस होगी। डॉक्टर सौरभ, रेडी टू ईट फूड जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड, इनसे कितना खतरा है स्वास्थ्य के लिए? ये रेडी टू ईट फूड का कंसेप्ट जो है ना वेस्टर्न सिस्टम से आया, जो हम पहले जो हमें अच्छा नहीं लगता है, बट हम अभी उसके लिए कहते हैं ना कि हम इंक्लाइंड हो रहे हैं। सो आई डू नॉट लाइक दिस कंसेप्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कैलोरीज, और हमें अपना कंट्रोल ही नहीं पता होता कितना खाना चाहिए और कितना। एक ना इससे ही एक बहुत फेमस था, एक कहानी थी इसके, प्रेफरेंशियल ईटिंग। अगर रैट्स को जिनको पहले कोकेन मिलती थी, उसके बाद उनको शुगर दी, तो एक देखा गया कि वो शुगर की तरफ चले गए। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है शुगर का ओवर द कोकेन। सो ये रेडी टू ईट भी वैसा ही कंसेप्ट मुझे लगता है जी। डॉक्टर माला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो मोटापे से भी बच सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनके पास हो। सो मैं फाइनली ये की मैसेज दूंगी कि एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच इंक्लूड्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। वन शुड ऑल्सो कंट्रोल द स्क्रीन टाइम, गो मोर फॉर आउटडोर एक्टिविटीज लाइक इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, एंड जैसे डॉक्टर सौरभ ने बोला एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉक डेली एंड अराउंड 10,000 स्टेप्स, एंड ऑल्सो एडिक्वेट स्लीप, you know, which is very important for stress management, and also encouraging the mindful eating, that जो खाएं वो सोच समझ के खाएं और उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द की फॉर हेल्दी लाइफ। डॉक्टर सौरभ, आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ओबेसिटी भी एक कैंसर की तरह है, लेकिन प्रिवेंटेबल है, जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने शुरू से ही कंट्रोल किया तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और साथ साथ हम दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि देखो मैंने अपना वेट कम किया है तो आपको भी अपना वेट कम करना चाहिए। इसमें एक चीज और होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जागरूकता बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अवेयरनेस, ट्रू। किस तरह से अगर लोगों को प्रोत्साहित करना हो तो क्या उन्हें कहना चाहिए कि वो प्रोत्साहित हों? हमारे सामने बेस्ट एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ही हैं, जो हमेशा बताते हैं, हमेशा योगा को हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं योगा करने के लिए। और दूसरा हमें बताया, अभी उन्होंने मन की बात में बताया कि अपना 10% अपना ऑयल इंटेक कम करना है, रिड्यूस कैलोरी करनी है, कम से कम खाना चाहिए। तो उससे हमें हमारे एग्जाम्पल ही हमारे, अगर हम अपना रोल मॉडल ही अपने प्राइम मिनिस्टर जी को रखें तो हम अपने आप ही खुद एक्टिविटीज करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके वो पेरेंट्स को बिकॉज दे टेक देयर पेरेंट्स एज अ रोल मॉडल, तो वहाँ
पे अगर पेरेंट्स अगर इंक्लूड अगर अपने आप को फिजिकली एक्टिव किसी में जुड़े तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज को फॉलो करते हैं। यानी माता पिता को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए। बाकी तो हम सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का निर्धारित समय अब समाप्ति की ओर पहुंच चुका है, तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे प्रश्न पूछने के लिए आप सभी का आभार। और आज की चर्चा हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ अगस्तम और आहार विशेषज्ञ माला मनराल, आप दोनों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। और इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का आज का ये अंक समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार को रात ठीक 9:30 बजे एक और नए मुद्दे के साथ हम चर्चा के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए निखिल कुमार को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। फिर मिलेंगे, नमस्कार।